तीसरी अवस्था जो आपके टॉपिक में है नाम है, वैसे तो एक दिन मैंने इसको थोड़ा बहुत तो समझाया था आपको, किशोर अवस्था यही है। समय कितना है? 12 से 18 वर्ष। एडोलसेंस नाम है इसका। एडोलसेंस, अब देखो सही था, सही था रे, तुमने ऐसे ही करवा दिया मेरे 18 वर्ष। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। और ये लेटिन भाषा के एडोसियर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? एडोसियर शब्द से बना है। किस भाषा का है? लेटिन भाषा का है। और इसका अर्थ जो होता है, एडोसियर शब्द का अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगर आपको पूछ ले किशोर अवस्था के जनक कौन है, वैसे तो जनक की बात करें तो जनक तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किशोरावस्था तो ऑटोमेटिक आती है, मैच्योरिटी है। परंतु इस पे अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है, प्रश्न ये बनेगा, ठीक है। तो जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? स्टैनले हॉल ने किया था। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर किशोर अवस्था का, किशोर अवस्था का अध्ययन करने वाला कौन थे? स्टैनले हॉल। और इनकी पुस्तक आई थी कौन सी? एडोलसेंस। जो नाम है वही पुस्तक का नाम था। ये पुस्तक का नाम क्या था? चल रहा है ना वैसे तो, ये चलता रहेगा। कमेंट आ रहे हैं ना? सही चल रहा है ना? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे भाई। ओके बेटा, इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? टीन एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीन एज। और टीन एज का अर्थ कितना होता है? 13 से 19 वर्ष। 13 से 19 वर्ष। ओके। अब इसके अन्य नाम हैं, वो नाम लिखेंगे। अन्य नाम क्या हो गया? लिखा नहीं क्या? अन्य नामों में सबसे पहले हम लिख रहे हैं व्यय संधि काल। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। इस नाम को समझ लीजिएगा क्या है ये। व्यय मीन्स आप ऐसे याद रखें, व्यस्क इसे बोलते हैं। व्यस्क, व्यय से क्या याद रखना है? व्यस्क। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना। और काल का मतलब समय, यानी ऐसा समय जो आपको जवानी से मिलाता है या व्यस्क होने की सूचना देता है। तो कौन देता है? किशोरावस्था बताती है कि आप जवान हो गए। दाढ़ी मूंछों का फूटना, मासिक धर्म का शुरू होना, ये सब चीजें कहाँ होती है? यही तो होती है। ये जवानी के प्रतीक है कि नहीं है? पिंपल्स वगैरह जो निकलते हैं चेहरे पर, ये यही होता है। इसीलिए वयस्क संधि काल इसे बोला गया। और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन में बाल्यावस्था होता है, हम तुरंत बाल्यावस्था कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वयस्क संधि काल किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। फिर दूसरा नाम संक्रमण का काल। संक्रमण का काल, क्या इसमें वायरस होता है गुरुजी, संक्रमण हो जाता है? संक्रमण का काल कैसे? संक्रमण एक दूसरे का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपका मित्र है ना, तो आप उसके जैसा या वो आपके जैसे बनने का प्रयास करेगा, हेयर स्टाइल है, ये सब चीजें। तो इसीलिए कहते हैं कि संक्रमण सबसे ज्यादा होता है इस काल में। एक दूसरे की बातों का, विचारों का, मतभेदों का, ये सब चीजों का प्रभाव सर्वाधिक है इसी पर पड़ता है। फिर लिखेंगे परिवर्तनों का काल, ये अन्य नाम है इसके। परिवर्तनों का काल,
इस अवस्था में बालक के शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कैसे बताओ? हाँ, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का बदलना, होता है कि नहीं होता? आवाज पहले पतली होती है फिर भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज पहले भारी होती है बाद में पतली हो जाती है। तो ये सब चीजें, शरीर का आकृति बदलनी, शरीर का जो आकार है, ढांचा है, वो अलग हो जाता है। शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे लड़कियों का है तो शरीर में अलग ही बनावट आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, परिवर्तनों का काल है। यहाँ हर चीज आपको समझाई जाती है, आपको ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं चलना है, इस प्रकार का व्यवहार आपको नहीं करना है, ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बता रहे हो सारे, बहुत बढ़िया है। इसी को बोलते हैं जीवन का स्वर्ण काल। गोल्डन ईयर जो होता है वो यही होता है। और जीवन का बसंत काल भी इसी को बोलते हैं, बसंत काल। क्यों बोलते हैं स्वर्ण काल, गोल्डन ईयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक सर्वाधिक क्या लेता है, सपने लेता है, सबसे ज्यादा आजादी फील करता है। अब यहाँ समझदार भी है और बालक भी है। अगर हम कोई समझदारी वाला काम करते हैं तो घर वाले कहते हैं तू इतना बड़ा भी नहीं हुआ, तू इतना समझदार भी नहीं हुआ, ठीक है। और हम कोई काम करते हैं तू बच्चा भी नहीं रहा। तो यहाँ कौन सी अवस्था है, वो इस स्वर्ण काल वाली अवस्था है। इस अवस्था में बालक सुनहरे सपने देखता है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, मैं नौकरी लग जाऊंगा, लोग मुझे बड़ा प्यार करेंगे, ये वो सबकी नजरों में बेस्ट होने का प्रयास है करता है। इसीलिए उस जीवन का क्या है, ये स्वर्ण काल है। बसंत काल, बसंत ऋतु तो जानते हो, और बसंत ऋतु में क्या आते हैं, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। वैसे इस शरीर में भी क्या आते हैं, नए पत्ते आते हैं। कैसे बता रहा था ना, दाढ़ी मूंछ आज आने शुरू हो जाती है, चेहरा सुंदर होने लग जाता है। इस अवस्था में बसंत ऋतु में सुंदर सुंदर फूल आते हैं, वैसे चेहरा भी क्या होता है, सुंदर होना शुरू हो जाता है, गोरा होना शुरू हो जाएगा। जो चेहरे पर क्या बोलते हो, पिंपल्स होते हैं क्या, वो आने प्रारंभ हो जाएंगे। लड़का बार बार किसको देखेगा, दर्पण को देखेगा, लड़कियां किसको देखेगी, दर्पण को। इसी अवस्था में बालक सबसे ज्यादा बेचारा परेशान भी रहता है। नोर्सिज्म नाम की बीमारी बालक को यही हो जाती है। तो ये क्या है, इसके अन्य नाम है, ठीक है। ये बात आप लिख लीजिए, संक्रमण का काल, परिवर्तन का काल, जीवन का स्वर्ण काल और है जीवन का बसंत काल। ओके, ये क्या थे, अन्य नाम थे। अब हम साथ में तो नामों की बात करेंगे और साथ में इसे आप उपनाम भी कह सकते हो और विशेषताएं भी कह सकते हैं। इन्हें उन उपनाम भी कह सकते हो और इसकी क्या कह सकते हो, विशेषता भी कह सकते हो। तो हम सबसे पहले नंबर 1 लगा के लिखेंगे, उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था, क्या करूं क्या ना करूं। घर वाले कहते हैं ऐसे ऐसे करना है, बाहर वाले कहते हैं ऐसे नहीं करना है। घर वाले कहते हैं पैंट शर्ट नहीं पहननी है, बाहर वाले कहते हैं फैशन चल रहा है। होता है ना ऐसा, घर वाले इस चीज को टोकते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर मित्र वेट करते हैं, जाना पड़ता है। तो उलझन है कि नहीं, कि मैं क्या करूं या क्या न करूं, तो वो क्या है, उलझन की अवस्था। 2 नंबर लगा के लिखेंगे, अटपटी समस्या, अटपटी समस्याओं की आयु, अटपटी समस्याओं की आयु। और ये मैंने आपको समझाया था कि इस अवस्था में बालक के सर्वाधिक क्या होती है, अटपटी अवस्थाएं होती हैं। अटपटी का मतलब ऐसी स्थितियां होती हैं कि मुझे किसी के सिरहाने क्यों नहीं बैठना, जब कोई मेहमान आ जाए तो मुझे हंसना क्यों नहीं है। घर वाले कहते हैं ना, कोई आए तो ज्यादा मत हंसा करो, तो नमस्ते करके अंदर बैठ जाया करो। यानी उसमें बहुत सारी पाबंदियां लगती हैं। बड़े बहन भाई हैं तो उनको नमस्कार किया करो, छोटे बहन भाई हैं उनको प्यार किया करो, गाली नहीं निकालनी, भोजन को इस तरह से नहीं खाना, बढ़िया तरीके से खाया करो। हर चीज में कमी निकालते हैं, हर चीज में बताते हैं। तो इसीलिए उसको क्या लगता है कि ये तो यार अटपटी समस्या है, ठीक है। फिर लिखेंगे जीवन का क्या, ये जीवन का कठिन काल, जीवन का कठिन काल। किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है, ये बात किसने कही थी, इसके आगे आप लिख लीजिएगा किसने कही है, किल पैट्रिक। बहुत कठिन काल है, हर आदमी ज्ञान देता है इस अवस्था में, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है ये जानना पड़ता है, ठीक है। फिर है जीवन पहचान का काल,
जीवन पहचान का काल। ये तो एरिक्सन ने कहा है, परंतु जब हम एरिक्सन का आगे सिद्धांत पढ़ेंगे तो मैं वहां और डिटेल से कराऊंगा। तो इसी में बालक को क्या बनानी होती है, अपनी जीवन की पहचान बनानी होती है। नंबर 5 की बात करें, श्रृंगार काल। इस अवस्था में बालक अपने आप को क्या करता है, सजाता है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये वही काल है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, सजता है, संवरता है, बार बार दर्पण को देखता है, अपने कपड़ों को बड़ा अच्छी तरीके से सबसे बेस्ट मैं दिखूं, है ना, ये चीजें करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, श्रृंगार काल बोला गया है। आप भी सजते हो क्या, कोई हमें देखे। फिर लिखो तार्किक व अतार्किक। तार्किक व अतार्किक। तार्किक व अतार्किक चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था। तार्किक समझ गए, क्या क्यों कैसे करता है तर्क। आप कहते हो उनके घर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना बेटा, वो अपने लेवल के नहीं है, या ऐसे कहते हैं, या कहते हैं अपनी जाति के नहीं है। फिर क्या होता है, फिर यह नाना पाटेकर बनता है वो। हकीकत में क्या होता है, भगवान ने इंसान को एक ही बनाया है, फिर वो आता है ना, खून मिक्स करता है अपना, और बता इसमें से हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है, ऐसे करता है। फिर वो कहता है भगवान ने एक सा ही बनाया, या तर्क करता है ना, पिता के माता के विचारों के क्या चलता है, खिलाफ चलता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क भी नहीं है, ऐसे चिंतन करेगा। कैसे, दीवा स्वप्न में रहता है। अतार्किक तो वही होता है, सोचता क्या है, मैं मेरे पंख लग जाए तो कितना अच्छा हो, मैं उड़ के चला जाऊं, ऐसी कल्पनाएं करता है। मैं मेरी रिश्तेदारी निकल जाए अमेरिका के राष्ट्रपति से, यानी उल्टी उल्टी बातें। जैसे अगर आरपीसी का अध्यक्ष मेरा फूफा निकल जाए, आरपीसी का अध्यक्ष कोई रिश्तेदारी में निकल जाए, पेपर सेट हो जाए, यानी ऐसी मिथ्या बातों को क्या देता है, प्राथमिकता देता है, अतार्किक चिंतन का। तो इसमें आप ध्यान रखेगा। फिर है संवेगात्मक परिवर्तन का काल। संवेगात्मक परिवर्तन का काल, इस समय बालक के जो संवेग होते हैं वो बड़ी तेज गति से बदलते हैं। बताया था मैंने आपको, क्लास में इस तरह करता है, गुरुजी देख लेते हैं तो गाड़ी तोड़ने लग जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन है कि नहीं है। इसका उदाहरण और देख लो, दो बहन भाई हैं, घर के अंदर हैं, कोई नहीं है घर पे, दोनों खूब लड़ रहे हैं, वो उसको गालियां निकाल रहा है और वो उसको निकाल रहा है। यानी उस समय कौन सा संवेग विकसित है, क्रोध, है ना, क्रोध। इतने में घर की जो डोल क्या बोलते हैं, बेल, क्या बेल बजती है, डोर बेल जिसे बोला जाता है। अब दोनों क्या हो जाते हैं, चुप, शांत स्वभाव हो गया। जाके बाहर देखते हैं तो मामा जी खड़े हैं। मामा जी को देखते जिस चेहरे पर अभी क्रोध की संवेग थे, तुरंत नमस्ते मामा जी, यानी हंसता मुस्कुराना, संवेग आगे प्रसन्नता के, खुशी के। आपने मामा जी को बिठाया, मामा जी बैठ गए कमरे में, आप अंदर गए, अंदर जाकर पानी लेने गए, अंदर आपकी बहन मिली, कौन आ रहा है, तेरे को क्या लेना है, और बताऊं भी, यानी फिर वापिस कौन से संवेग आगे, क्रोध आगे, पानी लेके अंदर आता। यानी ये चीजें क्या है, ये संवेगात्मक परिवर्तन का काल है। 1 मिनट में बालक क्या करता है, संवेग बदल लेता है। होता है क्या ऐसा, क्या मेरे साथ ही होता है, आपके साथ भी होता होगा। हम कई बार क्या होते हैं, रो रहे होते हैं, है ना, कई बार हंस रहे होते हैं, और अचानक से कोई आदमी आ जाए तो दोनों संवेगों को कंट्रोल कर लेते हैं और शांत प्रवृत्ति में आ जाते हैं। ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हो, परंतु क्या आने वाला आदमी इतना बेवकूफ है, वो समझ जाता है कि क्या बात चल रही थी। चेहरे के भाव से पता चल जाता है। कई बार हम चोरी करते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, मैं इधर करूं, तो आपका चेहरे का भाव जो होते हैं वो बता देते हैं कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया। तभी तो इस चेहरे की क्या उड़ गई, हवाइयां उड़ गई। 8वां लिखें, देखिए कल्पना का बाहुल्य काल। ये तो मैं अभी बता के गया हूं आपको। कल्पना का बाहुल्य काल, कल्पना बहुत ही ज्यादा करता है।
ये आपको मैंने अभी बताया था। अब देखो आगे नेक्स्ट, मैं नंबर नहीं लगाऊंगा, आप अपने हिसाब से लगा देना। आडंबरी अवस्था, आडंबरी अवस्था कौन सी होती है? झूठ मूठ का दिखावा करता है, अभी तो बता के गया था, होता नहीं है, बढ़ने का प्रयास करता है ना। आपने भी देखा होगा किशोरावस्था के बालक होते नहीं है, जिससे कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो वहां किशोर, मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा होते हैं, परंतु वो सेवा भावना से नहीं होते, उनके मन में क्या उठ रहे होते हैं? संवेग। उन संवेगों को छुपाने का प्रयास तो वो करते हैं, परंतु आडंबर करते हैं कि मुझसे बेस्ट है कोई नहीं है, जेब में पर्चियां रखते हैं। संदेह की अवस्था, संदेह हर आदमी को क्या देखता है? संदेह से देखता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, संदेह। ये आपकी एनसीईआरटी का बिंदु है, संदेह की अवस्था। हर चीज को जो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो हर आदमी को अपना कंपटीटर समझता है कि मेरी इससे प्रतिस्पर्धा है। हो सकता है वो एजुकेशन के मामले में हो सकता है वो नैतिकता के मामले में हो सकता है वो सुंदरता के मामले में हो, कंपटीशन रखते हैं। और समझ गए, ईर्ष्या जो सबसे ज्यादा होती है वो यहाँ भी होती है, और उनकी मेन जो पंथ थी वो 15 माह से शुरू हुई थी, और सबसे ज्यादा यहाँ आती है क्या? संदेह की अवस्था। फिर है आत्म चेतन की अवस्था। इसी में आदमी खुद को क्या करता है? चेत लेता है कि मैं क्या कर सकता हूं और मुझे आगे किस फील्ड में जाना है। तो यहाँ आदमी क्या करता है? आत्म चेतना की अवस्था। तो यहाँ अपने को इस तरह की बातों से क्या करता है? अनभिज्ञ। तो ये इसके हम उपनाम हैं। अब लिखो परिभाषाएं। तो सबसे पहले किसकी परिभाषा लिखे हैं? जो पेपरों में आती है वो लिख लेते हैं। किसकी आती है पेपर में? टेन लेवल की आती है, टेन लेवल की। शायद ही ये परिभाषा किसी को याद न हो, बाकी ये आती है। तो लिखें किशोर अवस्था, किशोर अवस्था संघर्षों, तनाव, संघर्षों तनावों के आंधी और तूफान की अवस्था है। आंधी और तूफान की अवस्था है। ये बात किसने कही है? कि जिस प्रकार प्रकृति में आंधी और तूफान आते हैं, उसी प्रकार जो किशोर होता है उसके जीवन में क्या आते हैं? संघर्ष आते हैं, तनाव आते हैं। किस वजह से? विचारों से। घर के विचार, उसके स्वयं के विचार, दोनों के मध्य क्या रहता है? उलझा रहता है। इसलिए उसके विचारों में आता है ऐसा। आंधी किस प्रकार आती है? एकदम ही आती है, आंधी एकदम आती है। उसी प्रकार उसके माइंड में विचार भी क्या आते हैं? एकदम आते हैं। चल छोड़ना यार, घर से भाग जाते हैं, चल छोड़ना घर, मर जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में, जिसमें वो अपने स्वयं पर ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करता है, घर की मान मर्यादा इज्जत को वो एक तरफ रख देता है। तो आंधी आती है विचारों की। ऐसा नहीं है कि वो आंधी में उड़ जाता है, नहीं। तूफान कहाँ उड़ते हैं? उसके मन में। तूफान क्या था? इस तरह से उठता है ना, भंवर सा उठता है, तो उसके मन में भी विचारों का भंवर उठता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना है उसको, और सबसे ज्यादा टेंशन है वो इसी अवस्था में। याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है ये। के बाद में लिखें विंग व हंट क्या कहते हैं? 2 नंबर परिभाषा, विंग व हंट। वैसे तो याद रह जाएगा इसको, परिभाषा को ना रहे तो ऐसे बता देता हूं। ये क्या है? आंधी और तूफान, कुछ भी आ जाए, मैं तो तेरे साथ क्या करूंगी? पे करूंगी, हर हाल में तेरे साथ रहूंगा, बस। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हो इसे। विंग व हंट क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किशोर अवस्था को, किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला, व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है,
बताओ अभी किशोरावस्था को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। क्या होते हैं इस अवस्था में? परिवर्तन। ये ध्यान रखना, किशोरावस्था बराबर क्या लिख सकते हैं? परिवर्तन लिख सकते हैं। अब आपका किशोरावस्था में मनाया जाने वाला त्योहार, विद्वान का नाम है, त्योहार नहीं है ये, क्या? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है। कैसे समझाएंगे, पहले डेफिनेशन लिखो। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता, नाजुक समय होता है। कैसे होता है देखते हैं। क्योंकि बालक देखो इस अवस्था के अंदर क्या करेगा? अनैतिक कार्य करता है, कन्फर्म है। क्योंकि उसका मन पे क्या नहीं होता? नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है? अनैतिक कार्य करता है, असामाजिक कार्य करता है। और अनैतिक या असामाजिक कार्य करता है तो इसका अर्थ सीधा सा हो गया, वो क्या करता है? अपराध करता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल बता दो। नहीं पता, चुप हो जाते हो, इसका अर्थ होता है नहीं पता। इस समय बालक का जो मन होता है क्या होता है? बिल्कुल चंचल होता है। उसने पत्थर उठाया और एक शीशे पे दे मारा, टूट गया, अपराध नहीं है ये? इस अवस्था में बालक चोरी करता है, क्यों? घर वाले उसे पैसे नहीं देते, बहुत कम देते हैं, और उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? अधिक होती है। क्योंकि इस समय वो क्या करता है? दोस्त समूह में रहता है, दोस्त पैसे लेके आते हैं, फिर वो नहीं लेके आता तो उसकी बेइज्जती होती है। फिर वो क्या करता है? घर से पैसे चुराता है। क्या पैसे चुराना अपराध नहीं है? इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण बढ़ जाता है, लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर वो किसी ना किसी लड़की को क्या करता है? गलत नजर से देखता है। तो क्या ये अपराध प्रवृत्ति नहीं है? तो यानी सीधा सा अर्थ ये है, ये बहुत, किसने कहा था? ये वैलेंटाइन ने कहा है। तो ऐसे याद रखो, वैलेंटाइन जो होता है ना, वो कौन सा त्योहार होता है? अपराध का त्योहार होता है। इस दिन अपराध होने ही होने हैं, कि आप कितना भी सही करें तो ये अपराध होगा। क्यों? घर वालों से तो चोरी छुपी हो रहा है, तो अपराध होगा। ऐसे याद रख लो, ये अपराध जहां लिखा आएगा वो क्या होगा? ठीक है, पहली परिभाषा ये है। दूसरी, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, सही है ना? घनिष्ठ मित्रता, किशोर अवस्था में घनिष्ठ, सॉरी, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता के संबंध बनते हैं, घनिष्ठ मित्रता के संबंध बनते हैं। यहाँ वाद्य हो जाते हैं, संबंध बनते हैं। मैं तेरा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा और ये करूंगा, और जब वो फेंटे में चढ़ते हैं ना घर वालों के, तब जिंदगी हो जाती है इतनी। ठीक है, साथ निभाने की बात यहाँ तक कि मोबाइल छीन ले जाते हैं, नंबर तक भूल जाता है आदमी, और आगे वाला भी स्विच ऑफ कर देता है जब घर वालों की कॉल आती है। ठीक है, तो साथ निभाना तो बहुत, परंतु ये बात देखो, वैलेंटाइन, ऐसे याद रखो इसको, वैलेंटाइन डे जो होता है वो किसका प्रतीक है? अपराध का। और उस दिन होते क्या है? मित्र ही तो मिलते हैं, कि वो विषमलिंग या हो, मित्र कौन मिलते हैं? मित्र। तो इसको ऐसे याद रखो, इस अवस्था में क्या करा है? व्यक्तिगत, पर्सनली और घनिष्ठ। और हकीकत है ये, इस अवस्था में जो मित्र बन जाता है ना, वो सारी जिंदगी रहता है। आपका भी होगा, 13 से 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में आपके स्कूल में कोई ऐसा मित्र बना जो आज तक भी आपके क्या है? टच में है। आप उससे अपने हर दिल की बात शेयर करते हैं, वो आपके हर प्रोग्राम में आता है, आप उनके घर पे जाते हैं, ऐसा मित्र बनता है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। अगर नहीं बनाया तो कॉलेज लाइफ में बन ही जाता है, कन्फर्म है, वहां एक पक्का ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता के संबंध बनते हैं। और यहाँ तक कि बालक उनके घर पे इस तरह से जाता है कि ये मेरा ही घर है,
इतनी क्लोज मित्रता होती है, हर बात उससे साझा करता है, तो वो मित्रता कभी नहीं बुलाई जाती। आज भी आपको याद होगा कि +1 या +2 के अंदर जो आपने मित्रता की थी, आपकी जो सहेलियां थी, आपके जो दोस्त थे, वो आज भी आपको याद है कि नहीं है? या वो फ्रेम फोटो होगी आपको, ग्रुप फोटो, उसमें देखते तुरंत पहचान लेते हो क्या? यार ये आदमी बड़ा खतरनाक था, ये ऐसे करता था, तुरंत याद आता है ना? तो यानी आपका उनका संबंध किससे जुड़ा था? घनिष्ठता से जुड़ा। इस वजह से आज वो आपको याद है आते हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, कौल सैनिक की परिभाषा लिखेंगे। कौल सैनिक में किशोर है, किशोर है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में, प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं। कैसे? देखो, इसको याद कैसे करोगे? सैनिक, और सैनिक के जीवन में हमेशा क्या आती रहती है? बाधाएं आती रहती हैं। इसको इस तरह से पकड़ लो ताकि ये याद रह जाए। ओके, तो देखो, किशोर प्रौढ़ों को कहने का अर्थ है कि उनसे जो बड़े हैं ना, उनको हमेशा अपने जीवन में क्या समझता है? वो बाधा, क्योंकि वो उससे क्या देते हैं? ज्ञान। ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, ऐसे इतने बजे घर पे आना है, ये आना है, यानी उस पर क्या लगा रहे हैं? वो अंकुश लगा रहे हैं। जब अंकुश लगाएंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे लग रही है कि छीन रही है, इसीलिए फिर वो अभिव्यक्त तो नहीं कर पाता, परंतु आंतरिक रूप से वो क्या कर रहा है? आपको गालियां दे रहा है, सीधा सा अर्थ यही। तो इसीलिए कहता है, कौन कहते हैं? कौल सैनिक कहते हैं कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया, सैनिक के जीवन में क्या आती हैं? बाधाएं। नंबर 5, हेडो कमेटी की रिपोर्ट। कमेटी, ये मैप पे है, ठीक है? कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? हेडो कमेटी, यानी हेडो कमेटी बनाई गई किशोरावस्था के संदर्भ में। तो इन्होंने कहा कि बालक जब 11 या 12 वर्ष का होता है तो उसकी नसों में क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो व्यक्ति उन्नति की तरफ बढ़ता है, और अगर उसे सही दिशा नहीं दी जाए तो व्यक्ति अवनति की तरफ बढ़ता है। अगर आपने इस समय का बालक है, आपने उसे सही हैंडल कर लिया और उसको सही दिशा दिखा दी, तो वो बालक जीवन में क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया उस अवस्था में, तो बालक बिगड़ेगा कन्फर्म। तो इसकी आप लिखेंगे, लिखो 11-12 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में बालक की रगों में, या सॉरी नसों में, बालक की नसों में एक ज्वार उत्पन्न होता है, यानी काम करने का जोश, ज्वार उठता है। अगर उसे सही दिशा दे दी जाए, अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो वह, तो वह सफलता, तो वह सफलता अन्यथा विनाश की ओर बढ़ता है। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालक में इस समय काम करने का बड़ा जुनून होता है। देखिएगा 11 वर्ष वाले में या 12 वर्ष वाले में कहेंगे ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। आप, पहली बात तो घर का काम तो बहुत मुश्किल से करता है ये। आप देखना पड़ोस के बालक को देखना, घर वाला तो ज्यादा आपको नहीं करवा पाएगा ज्ञान व्यवहारिक। आप पड़ोस के बालक को कहना कि भैया इधर आना, इस अवस्था के बालक को, ले ले ये 50 रुपए बाजार से मुझे सब्जी ला दे। आप कहने की देर है आपको, भाग के जाएगा, ला के देगा। और घर वाले उसको कह देना
मैं को ला के दे देते, मेरी गारंटी है। पड़ोसियों के लिए क्या रहेगा? समर्पित रहेगा, क्योंकि उसमें सामाजिक भावना क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि लोग मेरी क्या करें? प्रशंसा करें। घर वाले तो करते नहीं, कि कितना ही काम कर दो घर वालों के सामने तो वो तो नहीं करते, क्योंकि विचारों में क्या रहता है? मतभेद रहता है। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा लिखेंगे जॉन्स्की। इसके लिख रहे हैं जॉन्स्की कि किशोर अवस्था, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है। किशोर अवस्था शेषवावस्था, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या है? पुनरावृत्ति है। और इसका समर्थक जरूर लिख लीजिएगा। कई बार जोन्स देता है, कई बार देता नहीं है। क्या? इस विद्वान ने भी इस बात का समर्थन किया है। कई किताबें कहती है कि ये परिभाषा इसकी है, कई किताबें कहती है जोन्स की है। तो अपने दोनों चीजें याद रखनी है। क्या कह रहा है? किशोर अवस्था शेषवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। कैसे? शेषवावस्था में विकास कैसे होता है? तीव्र गति से। तो किशोर अवस्था में विकास कैसे होता है? हो गया सेम। जो विशेषताएं वहां थी उस अवस्था में बालक के अंदर क्या पाया जाता था? हमने फ्राइड पढ़ा था, याद है? तो लिबिडो पाया जाता था, पाया जाता था आनंद की प्राप्ति के लिए। तो इस अवस्था में नहीं पाया जाता क्या? उस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता था, क्या इस अवस्था में नहीं पाया जाता? परंतु भावना बदल जाती है अब की बार। पहले माता पिता के प्रति था, अब की बार लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, भावना बदल जाती है। जो काम आपने किशोर अवस्था सॉरी शेषवावस्था का ध्यान में रखा, वही काम वहां भी सीखता था, यहाँ भी सीखता है। वहां तो सिर्फ अपने शरीर की क्रियाओं को सीखता था, परंतु यहाँ तो क्या सीख रहा है? सामाजिकता को सीख रहा है, संज्ञानात्मकता को सीख रहा है, नैतिकता को सीख रहा है, भाषा को सीख रहा है। तो यानी सब चीजें सीख रहा है कि नहीं? यहाँ भी सीखता बहुत है। और लगभग तो यहाँ सारा जितना विकास होना होता है वो हो जाता है। ये बात कही किसने है? जॉन्स ने कही। और इस बात का समर्थन किसने किया है? ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्रो एंड क्रो। इसको कैसे भूल सकते हैं? क्रो एंड क्रो। किशोर वर्तमान की आशा, किशोर वर्तमान की सॉरी आशा तो भविष्य की होती है, वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा। किशोर वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा को व्यक्त करता है। सही बात है। आपको क्या कहा जाता है? किशोर जब होते हैं, आप पर देश का भार है, आपके कंधों पर देश का भार है। ये वाक्य सुना होगा। आप में से कोई पुलिस में जाएगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। ये बातें आपको खूब कही जाती हैं स्कूल के अंदर। किस अवस्था में? इसी में। इसीलिए क्या कहा जाता है? वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। ये बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने। याद कैसे रखोगे? क्रो मीन्स सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से। क्रो मीन्स होता है कौआ, और कौवे का अर्थ होता है क्या? वर्तमान में कौआ है ना अपने सामने, परंतु हम कौवे को रोटी खिलाते हैं, अर्थात किसकी आशा कर रहे हैं? भविष्य की, कि हमारा जो भविष्य है वो सुधर जाए, हमारे पूर्वजों को क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए। ऐसे याद रख सकते। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बोहलर। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था निषेधात्मक आयु है। ये तो समझ ही गए होंगे। क्या किया जाता है? हर काम मना किया जाता है। पापा मैं बाहर चला जाऊं? नहीं। पापा 500 रुपए दे दो? क्यों? हर चीज मना होती है। पापा मैं ऐसी कटिंग करा लूं? नहीं। पापा ऐसे कपड़े पहन लूं? नहीं। हर काम में क्या आएगी? नकारात्मकता ही आएगी। इसीलिए इसने क्या कह दिया कि किशोर अवस्था क्या है? निषेध है, यानी रोकने का काम करती है।
तो इसको कैसे याद रखें? और हर बार रोकने टोकने का काम किस पे होता है? बहु पे होता है, ऐसे याद रखो। बहु को रोका टोका जाता है तो ऐसे याद रखो बहुलर, और है तो ये बहुलर पर हम इसको बहु बना लेते हैं, कोई बात नहीं, याद रह जाए। ठीक है। और फिर है टेनर। कौन है? टेनर। लिखें किशोर अवस्था, किशोर अवस्था विभिन्न घटनाओं की, विभिन्न घटनाओं की अवस्था है। इस अवस्था में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो जीवन में पहली बार होती हैं। ठीक है। पहली बार आप किसी से मिलते हैं, दोस्ती होती है, लड़के की लड़के के साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, तो होता है। शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जिंदगी भर नहीं होते। ठीक है। ये दाढ़ी मुंह से आनी है और बाद में आएंगी क्या? और कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, उसी में आई, याद रही। मासिक धर्म है, याद रहा। सब चीजें क्या रहती हैं तो इस अवस्था में होती है, याद रही। विभिन्न घटनाएं होती हैं बहुत सारी। ठीक है। अठे दिल लगता है और यही दिल टूटता है। हो सकता है वो आपके माता पिता से हो, आपने अपने पिता से बाइक मांगी हो, पिता ने कहा नहीं ला के देता, तो वो यहाँ चुप जाती है कि मैं जिस दिन नौकरी लगूंगा सबसे पहले बाइक ही लेके आऊंगा। यहाँ लगती है बातें, क्योंकि वो समझने लग जाता है, उसका संवेगात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। तो ये मुख्य मुख्य परिभाषाएं थी, मैंने याद करवाने का प्रयास किया है आपको। ठीक है। अब लिखो किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषताएं, वो उपनाम लिखे थे, कोई बात नहीं, तो हम और लिख लेते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जो अपने नोट्स से ना आए किशोर अवस्था का, इतनी पढ़नी है अपने को। ठीक है ना? कि ये, अरे यार ये तो ऊपर ही पड़ा है अपने बारे में, तुरंत ऐसे याद आना चाहिए। सबसे पहले संपूर्ण विकास हो जाता है। संपूर्ण विकास क्या हो जाता है? हो जाता है, समझ गए? इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास भी हो जाता है, जितनी हाइट वगैरह लेनी होती है ले लेता है। मस्तिष्क का विकास भी हो जाता है। पहले 350 ग्राम वजन था, अब उसका वजन कितना हो गया? लड़कियों में कितना होता है मस्तिष्क का वजन? 1250 से लेके 1350 ग्राम के मध्य होता है। और लड़कों में 100 ग्राम एक्स्ट्रा होता है, 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम। इसलिए आपके पास 100 ग्राम वजन तो वही फालतू है। इसीलिए मनुष्य कभी भी, ये जो आदमी होते हैं कम बोलते हैं। हाँ हाँ, वजन का यहाँ देखो 100 ग्राम का फर्क है तो आदमी दबा रहता है। अब यहाँ कोई हल्की चीज होगी तो वो फड़फड़ाएगी ज्यादा ही, है ना? तो ये बात आप ध्यान रखें, संपूर्ण विकास हो जाता है। गुस्सा नहीं मानना है, मैंने कहा आपकी बढ़ाई भी होगी तो आपकी, हाँ, भावी जीवन की कल्पना। इस अवस्था में बालक क्या करता है? भविष्य की सोचने लग जाता है, मैं पढ़ के ये बनूंगा और फिर ये गाड़ी लेके आऊंगा और ऐसी मेरी शादी होगी, ऐसे मैं सबको बुलाऊंगा और ये वो सब यही करता है। बड़े बड़े सपने लेता है, तो भावी जीवन की क्या कर लेता है? कल्पना। अर्थात हम कह सकते हैं इसे दिवा स्वप्न की प्रबलता होती है। दिव्या स्वप्न की क्या होती है? प्रबलता होती है, दिव्या स्वप्न की प्रबलता। बोलने का दिल बहुत कर रहा है क्योंकि ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, परंतु हम समय के मर्यादा में बंधे हुए हैं। और कभी समय मिला तो मैं बहुत गजब तरीके से कराता हूँ। दिव्या स्वप्न की प्रबलता समझ गए? डे ड्रीमिंग होता है, डे ड्रीमिंग सबसे ज्यादा होती है इस अवस्था में। किसी ने हाँ की नहीं की, उसका सपना ले लेगा। ठीक है। बस मैं लेके चला गया और हमारा शीश महल बन गया और हमारे 2 बच्चे हुए, एक का नाम चुन्नू एक का नाम मुन्नू। फिर हम घर आए, घर वालों ने बड़े शौक से हमें अपनाया। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता। दिव्या स्वप्न होता है बस, ओनली कुछ देर के लिए आदमी ये सोचता है और बाद में भूल जाता है। जैसे आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं, उस समय आपके मन में क्या आता है? काश मैं लग जाता। फिर आप सपने लेते हो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता, अरे यार घर वाले ऐसे गोद में उठाते और फूलों की माला और कोचिंग वाले ढोल बजाते और रंग लगाते। यानी कुछ समय के लिए आदमी अपने अचेतन मन को क्या करने का प्रयास करता है? शांत करने का प्रयास करता है। वही तो अवस्था क्या है? दिव्या स्वप्न है। आगे लिखें, सुख व आनंद की चाहत होती है। ठीक है। सुख व आनंद की चाहत, सुख व आनंद की
चाहत, और चाहत तो किसी की पूरी नहीं होती, होती है क्या? थोड़ी थोड़ी सबकी रही जाती है दूरी। इस अवस्था में, किशोर अवस्था में बालक ये चाहता है कि मुझे सब प्रकार के क्या मिले। मैं पापा को कहूं पापा 500, पापा 1000 दे मेरे को, ठीक है, मेरे को कोई ना उठाए, बस मुझे आनंद ही आनंद आए। मैं बाइक मांगू बाइक हाजिर, मैं गाड़ी मांगू गाड़ी हाजिर, कोई मेरे को रोकने टोकने वाला नहीं हो, मजे ही मजे लूं बस जिंदगी के। ऐसी सबकी तमन्ना होती है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में सुख और आनंद की चाहत होती है। और चाहतों को पूरा करने के लिए शरीर को क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है, तब जाके आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप में वो सामर्थ्य है कि आप सफलता की प्राप्त करना है, तो भैया शरीर को तपाना पड़ेगा, रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया। पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि 5-6 घंटे पढ़ लिए, 18-18 घंटे स्टडी करो। और यहाँ से ये डार्क सर्कल हो जाने चाहिए, आंखों को ऐसा लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो आदमी का चेहरा देख के पता चल जाता है किसी की नहीं है अभी तक। तो यहाँ से डार्क सर्कल नहीं है 18 घंटे वालों के, यहाँ पड़ेगा कन्फर्म, क्योंकि सबसे ज्यादा बल कहाँ पड़ता है? आंखों पे। तो 18 घंटे पढ़ना, जिस दिन प्रारंभ करोगे उस दिन देखते ही मैं बता दूंगा कि हाँ पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर लिखे धर्म व ईश्वर में, धर्म व ईश्वर में, ईश्वर में आस्था या अनास्था इस अवस्था में होती है। या तो धर्म में विश्वास करने लग जाएगा, या फिर धर्म में विश्वास ही नहीं करेगा। या तो पक्का होगा कि तू हमारी जाति का नहीं है, तू हमारे बराबर का नहीं है, या ये काम कर, या कहेगा क्यों है, कुछ नहीं होता। जब आप इस अवस्था में जाते हो ना, क्योंकि उस समय क्या होते, लगभग गाँव के अंदर 10 तक स्कूल होते थे, इस अवस्था में बालक को बाहर भेजा जाता था। तो मैंने जो देखा है, मैं खुद बाहर गया, जाते ही सबसे पहले हम दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, स्कूल में घुसते ही कि दोस्त बनाएं। और कभी उससे क्या नहीं पूछते? जाति कभी नहीं पूछते, तू किस जात का है, तू किस वर्ण का है, कभी नहीं पूछते। बस मित्र अच्छा लगना चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए, अपने विचार मिलने चाहिए, मित्रता कर लेते हैं। ईश्वर में आस्था और अनास्था, अगर भगवान ने उसकी बात मान ली तो भगवान को मानेगा बहुत ज्यादा, और भगवान ने अगर उसकी बात नहीं मानी तो कहेगा भगवान भून कुछ नहीं होते। कैसे? मान लिया उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी अंग्रेजी की तैयारी नहीं है, और अंग्रेजी का पेपर मेरी जो याद है वो ही आ जाए। यहाँ यही होता है लगभग, सामान्यता है यहाँ यही से सेटिंग होती है उसकी सारी। तो वो जाता है हनुमान जी के सामने और कह के चला जाता है, और पेपर उसके हिसाब से आ गया, तो फिर वो हनुमान जी बड़ा खुश होता है। फिर वो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, ठीक है, सारा काम करेगा। अगर पेपर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया जो भगवान को वो कह के आया था, फिर क्या ना भैया कुछ नहीं होता रे, देवता देवता मत जाया करो, चाहिए मन के ऐसे ही भाव है ये। परंतु हम मान लेते हैं कि ये संसार मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, मान लें, एक्सपोज करें, परंतु आत्मा को टिकाने के लिए कोई जगह तो चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। विश्वास किस पे करें? मनुष्य जाति पे तो कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या आप? अपने खुद पर विश्वास है आपको? मुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं यहां से चलूं वहां जाते ही मर जाऊं, विश्वास है क्या? अपने पिता पे विश्वास है भी वो ये कर देंगे? आज उनकी आवश्यकता के अनुसार पैसे मांगे, आपको आवश्यकता है 1 करोड़ की, और हमारा सारा घर बेचने पे 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे? फिर उनको मार के कोई काम करना फिर फायदा क्या हुआ? तो एक ही विश्वास होता है कि हे भगवान, उस भगवान में सृष्टि पूरी आ जाती है। वो भगवान कोई भी हो सकता है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। तो ध्यान रखिए, यहीं से बालक में ईश्वर, धर्म की आस्था और अनास्था का विषय वस्तु बढ़ता है। हाँ हाँ, पीके वाली कर लो, कैसे भी कर लो। ये टॉपिक बहुत मजेदार है, परंतु मर्यादित है, कोई बात नहीं। पर मैं जल्दी ये डालूंगा, मैं खुद डाल दूंगा, समाज सेवा की भावना, वो देखना तो फिर याद होगा तुम्हें। समाज सेवा की क्या करता है? भावना रखता है। समाज सेवा की भावना। समाज सेवा कैसी होती है? अभी बताया, आपने पड़ोसी के बालक को कहा सब्जी ला के दे, तुरंत ला के देगा, ये समाज सेवा नहीं है? आपने कहा बेटा ये काम करवा दे, तुरंत करवाएगा। घर पे नहीं करता, दूसरे की सेवा करता है।
बड़े बुजुर्ग, अभी मैंने बताया धार्मिक स्थल होते हैं, जागरण होते हैं, तो वहां बढ़ चढ़कर काम करने वाले बच्चे कौन से होते हैं? यही होते हैं। ठीक है, तो समाज सेवा की भावना है तभी होते हैं, परंतु इनके पीछे क्या होता है, मनसा कुछ और होती है। ओके, चलिए उसके बाद में 7 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पेपर में पूछा गया है, सामाजिक स्वीकृति। ये पेपर में, पूर्व के पेपरों में आया हुआ प्रश्न है कि बालक किस अवस्था में सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो किस अवस्था में चाहता है कि समाज उसे क्या करे, स्वीकार करे। ठीक है, ओके। 8 नंबर नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। नेतृत्व की भावना का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, लीडरशिप आ जाती है। ये काम कौन करेगा, मैं करूंगा गुरुजी। ऐसे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, इस अवस्था का बालक बढ़ चढ़कर भाग लेता है। कोई भी काम दे दो, अरे यार ड्रेस भूल गया, गठे गुरुजी, ओ वहां पे या उधर बाखरोटा में है, तो यहां से जाएगा तुरंत उड़ा उड़ता हुआ साइकिल लेकर, वहां से ड्रेस लेकर, लो गुरुजी। यानी काम करने का जुनून बहुत होता है, यानी लीडरशिप, उसे नेता बनना बड़ा पसंद होता है। ठीक है, फिर 9 नंबर विषमलिंगीय, विषमलिंगीय समूह की भावना। विषमलिंगीय समूह की भावना या विषमलिंगीय आकर्षण प्रेम, जिसे हेट्रो बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, हेट्रो बोला जाता है। तो ये विषमलिंगीय समूह की भावना होती है, क्या चाहता है वो, यहां ध्यान रखना, ये जो भावना है ये अपना मार्ग बदल लेती है या काम भावना आ जाती है ना, कौन सी भावना ये, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, आकर्षण। तो लड़का लड़की की तरफ, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि लड़कियां किस लिए सजती हैं, लड़कों को दिखाने के लिए, और लड़के किस लिए सजते हैं, लड़कियों को दिखाने के लिए। आपकी एनसीईआरटी 11वीं की जो बुक है उसमें लिखा गया है कि ये भावना जब पाई जाती है बालक में, तो फिर वो इसलिए सजते हैं, इसलिए सजने संवरने में क्या लेते हैं, समय लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इसी के अंदर समवयस्क समूह, समवयस्क समूह की भावना, समवयस्क समूह की भावना होती है उसके अंदर, अपने ही एज के जो बालक होते हैं उन्हीं को मित्र बनाता है, छोटों को नहीं बनाएगा, उससे बड़े हैं उनको नहीं बनाएगा, वो अपनी एज के है ना उन्हीं को बनाएगा। तो समवयस्क क्या होता है, अपनी एज के जो आयु होते हैं उन्हीं के ग्रुप में रहना पसंद करता है। बच्चों को क्या कहेगा, तू बच्चा है चल, और बागड़ी में कहें तो तू टाबर है चल, तेरे काम की बात को नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वही अवस्था है। फिर आता है 11 नंबर नायक व वीर पूजा की भावना। नायक क्या होता है, एक्टर, फिल्मी जो एक्टर होते हैं ना उनको अपनाता है। जैसे किसी को टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है तो उसके पोस्टर लगाएगा, वॉलपेपर उसका रखेगा मोबाइल पर है, होता है ऐसा। और जब आप पढ़ा करते थे आप अपनी बुक के ऊपर कवर चढ़ाया करते थे एक्टरों के, एक्टरनियों के। ये तो विषमलिंगी होता है, जैसे लड़के जो होते थे वो लड़कियों की फोटो, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, मुझे तो उस समय की याद है, कैटरीना कैफ, तो इनकी फोटो देखने, और इनके जो किताबें होती थी उन पे फोटो मिला करती थी हीरोज की। ऋतिक रोशन था, टाइगर श्रॉफ था, शाहरुख खान था, सलमान था, इन सब की क्या होती है, पूजा करता है वो कि मुझे कैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, वैसा ही हेयर स्टाइल, बोलने का स्टाइल, है ना, सब चीजें उनके जैसी करने का प्रयास करती है, यानी आइडल मान लेता है। वीर पूजा, कई बालक जो समझदार होते हैं फिर वो वीर की पूजा करते हैं। वीर का अर्थ है देशभक्तों की। कोई चंद्रशेखर का फैन होता है, कोई भगत सिंह का फैन होता है, कोई महारानी लक्ष्मीबाई का फैन होता है ना, कोई गांधी जी की फोटो भी रखता है तो गांधी जी का प्रशंसक होता है। तो यानी इस तरह की फोटो रखा करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, वो उनके जैसा ही बनना चाहते थे। और कुछ समय के बाद जैसे आपकी एज लगभग 25 क्रॉस हो जाएगी, तब आपके पर्स में या आपके वॉलपेपर पर है किसकी फोटो होगी, आपके माता पिता की होगी। हकीकत है ये, माता पिता की फोटो आ जाती है। शुरू में जैसे 20 से लेके अगर बात करें 25 साल तक
तो इस अवस्था में बालक को अपने से प्रेम होता है, वो या तो अपनी या अपने पति पत्नी है तो पति पत्नी दोनों अपनी फोटो रखते हैं एक दूसरे की, परंतु 25 के बाद क्रॉस करते ही 30 तक पहुंचते हैं तो वो अपने माता पिता की फोटो, बच्चे की फोटो रखना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु उससे पहले अगर बच्चा मोबाइल रखता है या उसकी पुस्तकें हैं तो उसमें फिर एक्टरों वगैरह की फोटो देखने को मिलती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ नायक और वीर पूजा की क्या होती है भावना। समलिंगीय कामुकता, हेमोसिस्टम जिसे बोलते हैं, समलिंगीय कामुकता, समलिंगीय कामुकता अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हेमोसिस्टम होता है ये, जिसे अब तो भारत में भी मान्यता मिल गई है। लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी करने का अधिकार भारत में भी मिल गया, अब तो कर सकते, नहीं मिला क्या अभी? तो वो ही है ये समलिंगीय कामुकता, यानी लड़का लड़के के साथ अपने कामुक जो भावना है, लिबिडो है, उससे प्राप्त करता है, लड़की लड़की के साथ इसको प्राप्त करती है। तो इसे क्या बोला जाता है? समलिंगीय कामुकता, जिसे हेमोसिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी है वो इस समय बालक में क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। कौन सी? एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। हर व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार क्या होगा? अलग अलग। सबके साथ बड़ी प्रसन्नता से मिलेगा, बुजुर्गों के पास जाएगा तो पैर छुएगा, छोटे बच्चों से मिलेगा तो उनके साथ खेलेगा, उनके सिर पे हाथ फेरेगा, जो तुम्हें टॉफी दिलाता हूँ, ये वो। लड़कियों के साथ अलग व्यवहार होगा, पास की आंटी वगैरह है उनके लिए अलग माहौल होगा। तो यानी ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी हो जाता है इस अवस्था में। इस अवस्था में, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट लिखें, आगे नए पेज पे लिख लेते हैं। काम भावना की प्रबलता, सेक्सुअलिटी जिसे बोलते हैं, तो हर जगह क्या दिखाई देता है? सेक्स दिखाई देता है, तो ये भी प्रबल आ जाता है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आत्म प्रेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इसको। ये क्या नाम दिया गया है? नार्सिज्म। आत्म प्रेम की भावना की प्रबलता, यानी बालक में क्या होता है? नोर्सिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। और नोर्सिज्म का अर्थ क्या होता है? वो खुद को ये समझने लग जाता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, और घमंड सा आ जाता है उसमें, इसीलिए आत्म प्रेम हो जाता है कि मैं हूं, मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया कि नोर्सिज्म नाम की जो बीमारी होती है वो कहाँ होती है, किस अवस्था में होती है? तो इस अवस्था में होती है ना, मैं हूं, मेरे से आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। तो ये थी आपकी आदि किशोर अवस्था। अभी आपका बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है, ये भाषा का विकास पढ़ा है, नैतिक विकास पढ़ा है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ा है, शारीरिक विकास पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।